हेलो स्टूडेंट। तो आज के टॉपिक को शुरू करने से पहले हम एक टर्मिनोलॉजी समझ लेते हैं, वह है मेजोरिटेरियनिज्म। अ बिलीफ दैट द मेजॉरिटी ऑफ एनी कंट्री एबल टू रूल इट विच एवर दे वांट और वॉट एवर दे वांट टू बी बाय डिसरिगार्डिंग द विशेस एंड नीड ऑफ माइनॉरिटी। मीन्स मेजोरिटेरियनिज्म का मतलब ये होता है कि मेजॉरिटी में ऐसी कम्युनिटी हो जो एबल हो देश को रूल करने के लिए और वो अपनी इच्छा के अनुसार किसी भी देश को रूल कर सके, और माइनॉरिटीज की नीड्स और विश को दरकिनार करते हुए, उसकी अवहेलना करते हुए वो अपनी इच्छा के अनुसार कंट्री को रूल कर सके। ओके स्टूडेंट, तो चलिए हम अब आज के टॉपिक पे चलते हैं। स्टूडेंट, आज हम जिस टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे वो है मेजोरिटेरियनिज्म इन श्रीलंका। इसके बारे में हमने ऑलरेडी अपनी प्रीवियस क्लास में थोड़ा बहुत पढ़ा है कि किस तरीके से श्रीलंका में इथेनिक कॉम्पोजिशन थी। उसको हम थोड़ा सा रिवाइज़ कर लेते हैं इस क्लास में, ताकि आपको पता रहे कि क्या स्थिति है श्रीलंका की। ओके, तो हम अपने स्क्रीन पे आप अभी देख सकते हैं कि एक मैप है श्रीलंका का। ओके, तो श्रीलंका के इस मैप में डिटेल में बताया है कि क्या क्या ग्रुप श्रीलंका में है। तो श्रीलंका में जो मेजॉरिटी में जो ग्रुप है वो है सिंहल, येलो में हम देख सकते हैं। उसके बाद श्रीलंकन तमिल जो ऑरेंज में है, और इंडियन तमिल जो ब्राउन में है, ठीक। और जो मुस्लिम कम्युनिटीज़ जो थोड़े बहुत इलाकों में रहती है वे हमको दिखाई दे रहे हैं इस मैप में। तो आप देख सकते हैं कि सिंहल ग्रुप कितने मेजॉरिटी में और श्रीलंका कितने एरिया में है। और श्रीलंकन जो तमिल है, सिंहल लोग जो है वो मेजॉरिटी में है, सॉरी। और श्रीलंकन तमिल जो है वो कोस्टल इलाकों में ज़्यादा है, और जो इंडियन तमिल है वो सेंट्रल पार्ट में ज़्यादा है। तो आप ये मैप को अच्छे से देख लीजिए, क्योंकि इसी मैप के बारे में आगे हम इस पैराग्राफ में पढ़ेंगे, इस पार्ट में हम पढ़ेंगे। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं कि कैसे श्रीलंका में मेजॉरिटीज़ आई और किस तरीके से वहाँ की स्थिति बिगड़ी या बनी, इसके बारे में हम पढ़ते हैं। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि श्रीलंका जो है वो 1948 में आज़ाद हुआ था। इंडिया के आज़ादी के 1 साल बाद वहाँ पे भी फॉरेन रूल था। वहाँ पे भी जो यूरोपियन इन्वेडर्स थे उन्होंने कब्ज़ा करके रखा था, वहाँ कॉलोनी बना कर रखी थी, और वहाँ से वे वापस चले गए इंडिया की आज़ादी के बाद, जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर ख़त्म हुआ। और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जब यूएनओ ने कहा कि जहाँ जहाँ भी यूरोपियन ने कॉलोनी बनाई है वो अपनी कॉलोनियों को वापस ले और अपने देश चले जाए, तो उन्होंने भी यहाँ श्रीलंका से भी अपनी कॉलोनी यूरोपियन कंट्रीज़ ने हटा ली। तो हटाने के बाद जो सिंहल कम्युनिटी के लीडर थे जो ऑलरेडी मेजॉरिटी में थे, उन लोगों ने बड़ी लड़ाई करी आज़ादी के लिए। साथ में तमिल लोग भी थे, श्रीलंका तमिल, इंडियन तमिल। ऐसा नहीं, देखो आज़ादी जो होती है वो ऐसा नहीं कि किसी एक के योगदान से ही आ जाती है, मतलब कोई एक ग्रुप ही बड़ा बढ़ सके पार्टिसिपेट करता है। सिर्फ मेजॉरिटी ही नहीं है जिसने पार्टिसिपेट किया और आज़ादी पाई, उसमें माइनॉरिटीज़ का भी बहुत बड़ा हाथ होता है ना। जैसे हम बोल सकते हैं कि मुट्ठी, सारी उंगलियां मिल कर के मुट्ठी बनती है, तो उसी तरीके से श्रीलंका में भी छोटे ग्रुप्स लोगों ने मिल करके बड़े कम्युनिटीज़ बनाई और आज़ादी पाई। पर जैसे ही सिंहल कम्युनिटी ने आज़ादी पाई, उन्होंने अपनी गवर्नमेंट को बढ़ावा दिया जो कि मेजॉरिटी में थी, और रिज़ल्ट यही हुआ कि डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट उन्होंने बना ली, क्योंकि ऑलरेडी वे मेजॉरिटी में थे। मेजोरिटेरियन इसी को कहा जाता है कि जो ग्रुप मेजॉरिटी में होता है, तो और वे अपनी सत्ता हासिल कर ले और अपनी सुपरमिसी, सिंहल ने अपनी सुपरमिसी स्थापित कर ली। तो इसी टर्मोलॉजी को क्या कहते हैं, मेजोरिटेरियन। ओके, जो वो अपना एकाधिकार कर लेता है किसी कंट्री पे, किसी ग्रुप पे, तो इस टर्मोलॉजी को हम मेजोरिटेरियन कहेंगे, ठीक है।
तो ये डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट मेजॉरिटी के साथ ऑलरेडी जीत गई और उन्होंने अपनी सत्ता स्थापित कर ली श्रीलंका में। उसके बाद क्या हुआ, तो उसके कुछ सालों बाद 1956 में उन्होंने एक एक्ट पास किया जिस पे उन्होंने सिंहल लैंग्वेज को ऑफिशियल लैंग्वेज कह दिया। सिंहल लैंग्वेज जो है वो ऑफिशियल लैंग्वेज हो गई और तमिल लैंग्वेज को उन्होंने बिल्कुल डिसरिग्रेट कर दिया। उन्होंने कहा कि नहीं, तमिल लैंग्वेज इतनी बोली नहीं जाती, उसको हटा दो। और उसके हिसाब से उन्होंने अपनी बाकी लॉज को भी इन्फ्लुएंस करने लगी। ये सारी चीज़ें, उसकी जो चीज़ थी वो बाकी लॉ को भी इन्फ्लुएंस करने लगी। जैसे उन्होंने जो गवर्नमेंट कॉलेजेस थे, यूनिवर्सिटी पोजीशंस थे, गवर्नमेंट जॉब्स थे, वहाँ पे उन्होंने सिंहल एप्लीकेंट को प्राथमिकता देना चालू कर दिया, फेवर करना चालू कर दिया। जो सिंहल लैंग्वेज बोलते हैं, जो सिंहल कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, उनको तो उन्होंने अपनी पोजीशन, बड़ी बड़ी पोजीशन जो है गवर्नमेंट जॉब से लेकर के हर एक जगह उन्होंने प्राथमिकता देने लगे सिंहल लोगों को, सिंहल एप्लीकेंट, सिंहल लैंग्वेज को प्रमोट करने लगे। यहाँ तक कि उन्होंने एक जो नया कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, उन्होंने जो सिंहल लोग थे, इसके पहले हमने क्लास में पढ़ा कि सिंहल लोग ज़्यादा बुद्धिस्ट थे, बुद्धिज़्म थे, तो बुद्धिस्ट रिलीजन को भी उन लोग प्रमोट करने लगे, उनको प्रोटेक्ट करने लगे, ना कि हिंदुओं को, ना ही मुस्लिम लोग को, और क्रिश्चियन लोगों को भी नहीं। उन लोगों ने बुद्धिज़्म को प्रमोट किया और बुद्धिज़्म रिलीजियस को आगे बढ़ाने लगे, ठीक है। और इस तरीके से ये घटना कहाँ घटने लगी, श्रीलंका में घटने लगी। इसके बाद क्या हुआ, तो गवर्नमेंट के इस तरीके के रवैये को, मेजर्स को देख करके जो श्रीलंकन तमिल्स थे, उन लोगों को लगने लगा कि भाई ये क्या हो रहा है, हमारे साथ तो गलत व्यवहार किया जा रहा है, हम लोग को एज अ एलियनेशन ट्रीट किया जा रहा है। एलियंस मतलब बाहरी व्यक्तियों की तरह ट्रीट किया जा रहा है। उनके अंदर फीलिंग आने लगी कि इस तरीके से हम तो एक बाहरी लोग कहलाएंगे, है ना, और हमारा कोई भी वर्चस्व नहीं रहेगा इस श्रीलंका में, हमारी कोई फीलिंग को नहीं समझा जाएगा, ना ही हमारी बात सुनी जाएगी, रखी जाएगी, ठीक है। तो इन लोगों ने ये भी देखा कि इसके अलावा जो मेजॉरिटी पॉलिटिकल पार्टी है वो सब के सब बुद्धिस्ट सिंह लीडर्स हैं और वे अपने लैंग्वेज और कल्चर के प्रति सेंसिटिव है, ना कि हमारे लैंग्वेज और कल्चर के लिए। तमिल हिंदू थे और हिंदू रिलीजियस के प्रति उनका कोई भी भावना नहीं है, ठीक है। वे अपने लैंग्वेज सिंहल को प्रमोट कर रहे हैं, जबकि तमिल लैंग्वेज ही बहुत सारे जगह पर बोली जाती है, ठीक है। पर अब गवर्नमेंट ऑर्डर आया तो वो सिंहल लैंग्वेज में होगी, जो तमिल लोग नहीं समझ पाएंगे। ये इस तरीके की प्रॉब्लम को फील करने लगे हों और वे इचिकल प्रोटेस्ट भी करना चाहते थे, ओके। तो उन लोगों को ऐसा लगने लगा कि जो कॉन्स्टिट्यूशन बना है और जो भी गवर्नमेंट पॉलिसीज़ आ रही है वो उनको इक्वल राइट या इक्वल पॉलिटिकल राइट नहीं दे सकती। उनके साथ भेदभाव हो रहा है, चाहे वो जॉब के फील्ड में हो या कोई अपॉर्चुनिटी, जो भी मौका मिले, या फिर एजुकेशन के रिलेटेड में हो, उनके साथ भेदभाव हो रहा है, ठीक है। और इस तरीके से उनको इग्नोर किया जा रहा है, उनके इंटरेस्ट पे ध्यान नहीं दिया जा रहा है, उनको बाकायदा रोका जा रहा है। तो एज द रिज़ल्ट क्या हुआ, ये इस तरह का जो रिलेशनशिप चल रहा था तमिल्स, श्रीलंकन तमिल्स और सिंहल के बीच में, इनके रिलेशनशिप के कारण सिंहल और तमिल कम्युनिटी के बीच में बड़ा प्रोटेस्ट चालू होने लगा, उनके बीच में मनमुटाव आने लगा, ओके। तो श्रीलंकन तमिल ने एक बड़ा मूवमेंट लॉन्च किया। सबसे पहले उन्होंने पार्टी बनाई, उन्होंने स्ट्रगल किया और अपने तमिल को ऑफिशियल लैंग्वेज बनाने के लिए प्रोटेस्ट करना चालू किया, उन्होंने स्ट्रगल करना शुरू किया, ओके, ठीक है। उनका जो रिलीजन था, ठीक है, उन्होंने रिलीजन, ऑटोनॉमी, इक्वलिटी इन अपॉर्चुनिटी और एजुकेशन सिक्योर करने और जॉब सिक्योर करने की बात
की और उसकी मांग करने लगे अपने सरकार से, सिंहल गवर्नमेंट से उन्होंने मांग करी। उन्होंने डिमांड करी कि ठीक है कि आप मेजॉरिटी में हो, पर जो तमिल लोग हैं उनको आप डिनाई नहीं कर सकते। उनकी पॉपुलेशन भी कहाँ रहती है, श्रीलंका में रहती है, तो उनके लिए भी आपको कुछ ना कुछ करना होगा, उनको भी आपको प्रमोट करना होगा, ठीक है। तो इसी का 1980 में उन लोगों ने, मतलब श्रीलंकन तमिल्स ने मांग करी कि अगर आप हमको पूरे श्रीलंका में इक्वल राइट नहीं दे सकते तो ऐसा करिए कि तमिलीलम, एक तमिल स्टेट जो कि नॉर्दर्न और ईस्टर्न पार्ट ऑफ श्रीलंका में है। स्टार्टिंग में हमने मैप में देखा था, ठीक है, कि कहाँ पे इंडियन श्रीलंकन तमिल और इंडियन तमिल रहते हैं। तो नॉर्दर्न और सदर्न पार्ट में उन्होंने कहा कि भैया श्रीलंकन तमिल को एक अलग स्टेट दे दो और उनको उनके हिसाब से कानून बनाने दीजिए, उनका कॉन्स्टिट्यूशन बनाने दिया जाए, ठीक है, जहाँ पे वो अपने हिसाब से अपने लोगों को प्रमोट कर सके। ये उन्होंने कब मांग किया, 1980 में। इसी तरह की मांग इंडिया में भी हुई है। कश्मीर में आए दिन में ये मुद्दा उठता है, लेकिन धारा 370 आर्टिकल 370 के हट जाने के बाद अब इस तरह का कानून श्रीलंका में नहीं बनता। 370 में हमने देखा है कि श्रीलंका में इंडिया में कश्मीर एक अलग राज्य था जहाँ पे उनको आज़ादी थी अपने हिसाब से कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की। उनको आज़ादी थी कि वो चाहे तो इंडियन गवर्नमेंट का बनाए हुए कानून को माने या ना माने। तो इसी तरह की डिमांड कौन करने लगे थे, श्रीलंकन तमिल भी, ठीक है। तो स्टूडेंट, दोनों कम्युनिटी सिंहल्स और तमिल, श्रीलंकन तमिल, दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट धीरे धीरे बढ़ने लगा। ये कॉन्फ्लिक्ट इतना ज़्यादा बढ़ गया कि कंट्री में जल्दी ही सिविल वॉर स्टार्ट हो गया। अब हम जान लेते हैं कि सिविल वॉर होता क्या है। ओके, तो यहाँ ग्लॉसरी में दिया है उसकी मीनिंग। सिविल वॉर एक वॉयलेंट कॉन्फ्लिक्ट होता है दो अपोजिशन ग्रुप में एक ही कंट्री के अंदर, और ये कॉन्फ्लिक्ट इतना ज़्यादा बड़ा होता है कि ये वार के समान लगता है, युद्ध के समान लगता है। इंडिया में भी ऐसी स्थिति आज तक नहीं आई है। वैसे छोटे मोटे दंगे और राइट्स इंडिया में होते हैं हिंदू और मुस्लिम के बीच में, लेकिन अभी तक ऐसा कोई बड़ा मामला नहीं हुआ है कि इंडिया में सिविल वॉर घोषित हो सके। लेकिन श्रीलंका में ऐसी चीज़ हुई है, जिसके कारण श्रीलंका को बहुत ही ज़्यादा मुसीबत का सामना करना पड़ा। इस सिविल वॉर का रिज़ल्ट ये रहा कि दोनों कम्युनिटी के कई हज़ारों लोग मारे गए। कई फैमिलियों को फोर्स किया गया कि वे अपना देश यानी श्रीलंका छोड़ के दूसरे देश में जा कर के बसें, वो भी रिफ्यूज़ीज़ की तरह, और अपनी ज़िंदगी वहाँ बिताएं। बहुत से श्रीलंकन तमिल्स जो हैं वे इंडिया में भी रिफ्यूज़ी की तरह रह रहे हैं। और भी बहुत से देश चले गए, कुछ लोग थाईलैंड, म्यांमार और आसपास के जो भी देश थे वहाँ पे जाके भी अपना गुजर बसर कर रहे हैं। इंडिया में बड़ी तादाद में श्रीलंकन तमिल्स रिफ्यूज़ी की तरह रहते हैं, ठीक है, जिसके कारण श्रीलंका का जो एक्सीलेंट रिकॉर्ड था इकोनॉमिक का, डेवलपमेंट इन एजुकेशन और हेल्थ फैसिलिटी का, वो पूरा का पूरा ख़राब हो गया, डूब गया। वहाँ क्राइसिस आने लगे। इसके बारे में हम इकोनॉमिक के चैप्टर नंबर 1 में और पढ़ेंगे। तो सिविल वॉर का जो कॉज था वो बहुत ही टेरेबल रहा। श्रीलंका को सोशली, कल्चरली और इकोनॉमिक जो लाइफ है कंट्री की पूरी तरह से इफेक्ट हो गई। और ये सिविल वॉर ख़त्म होते होते 2009 में जाके पूरी तरह से ख़त्म हुआ। मतलब 1980 में के बाद ये शुरू हुई और 2009 में आके ये वॉर ख़त्म हुआ।